इस कहानी के शुरुआत में हम ये देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में जाता है और ये वर्ल्ड उसके लिए काफी न्यू है। अब बाहर आने के बाद वो इस वर्ल्ड को भी देखता है कि ये वर्ल्ड कैसा है, जिसके बाद वो अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है जिससे उसके हाथ में पानी आ जाता है। अब अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक एंजल के सामने खड़ा हुआ होता है और वो एंजल ये कहता है काफी लंबे टाइम के बाद कोई यहाँ पर आया है और ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। अभी एंजल रियो के सामने उस इंसिडेंट को दोहराता है जिससे रियो की मौत हुई थी। अब रियो भी इस बात को समझ जाता है कि वो मर गया है और अब वो रीइंकार्नेट होने वाला है। रियो पूछता है मुझे उस वर्ल्ड में क्या करना है। एंजल कहता है तुम उस वर्ल्ड में जो मन चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई स्पेसिफिक काम देकर वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो कहता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लाइफ काफी शांत हो। ये एंजल उसे बताता है वो जिस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने वाला है उसे ये फी बोलते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन ये लोग काफी कम है। वो ये कहता है तुम सबसे ज्यादा वाटर मैजिक से कंपैटिबल हो तो इसीलिए तुम्हें वाटर मैजिक दिया जा रहा है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये बोलते ही एंजल उसे इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर देता है, साथ में उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी मिलता है। फिर हम दोबारा से एंजल को देखते हैं जो रियो के घर के बारे में बता रहे होते हैं। तुम्हारे घर के ऊपर कभी भी सीधा अटैक नहीं हो सकता और तुम ऐसा मान सकते हो तुम्हारे घर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। रियो को भी इस घर के अंदर एक किताब मिल जाती है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा होता है और वो ये सोचता है मैं आज से पहले ऐसी लैंग्वेज कभी भी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मैं इसे काफी आराम से पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर उसे एक और किताब मिलती है जिससे उसे मैजिक के बारे में पता लगता है और अब वो इसे पढ़ने के बाद बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस एलिमेंट का इस्तेमाल करने में रियो को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आती, यहाँ तक कि वो स्पेल को बिना चांट किए इस एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है, अगर मैं इंचेंटेशन कर पाता तो ये काफी कूल होता। अंदर आने के बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बाथटब को भर रहा होता है और ये सोचता है अब मैं इसे गर्म कैसे करूँ, जिसके लिए वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसना शुरू करता है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और वो काफी थक जाते हैं। लेकिन अपने ऊपर सूरज को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद अपने सामने रखे हुए पानी के ऊपर आइस मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन ये पानी आइस नहीं बनता। ये तरीका काम नहीं कर रहा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। रियो इस बात को समझ जाता है उसे एक्चुअली में आइस कैसे बनानी है और काफी कोशिशों के बाद वो फाइनली आइस बना लेता है और काफी खुश हो जाता है। इस बर्फ को निकालने के बाद वो इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कर रहे होते हैं जिससे वो आग जला लेता है। पानी गर्म हो जाने के बाद वो आराम से बैठकर बात ले रहा होता है और ये कहता है मेरा आज का दिन तो काफी प्रोडक्टिव रहा। नहाते नहाते रियो इस बात को भी सोचता है कि मैं अपने हाथों से गर्म पानी भी निकाल सकता हूँ। इन सारी बातों को साइड रखते हुए वो घोड़े बेचकर सो जाता है। अगले ही सुबह उठने के बाद वो ठूस ठूस कर खाना खा रहा होता है लेकिन तभी अचानक वो ये सोचता है एंजल ने मुझसे कहा था कि मेरे पास बस 2 महीने का ही राशन है, उसके बाद मुझे खुद ही हंटिंग पर जाना होगा। रियो इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है कि उसे हंटिंग के लिए इस बैरियर के बाहर जाना होगा और बाहर जाते ही मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसके पास बस एक नाइफ है। इस बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है, रियो को अब अटैक मैजिक भी सीखना होगा वरना उसकी लाइफ की लंका लग जाएगी। अब वो बाहर आने के बाद अपनी वाटर मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद अब वो वाटर बॉल्स बनाता है। इससे वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये तरीका काम कर रहा है। लेकिन मेरे इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो वाटर जेट को भी ट्राई करता है पर इसके धार ज्यादा दूर तक नहीं जाती। इसे देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और तभी वो दोबारा से एंजल के सामने आ जाता है, जहाँ पर रियो ने एंजल से ये पूछा था कि मैं इस वर्ल्ड में मैजिक का इस्तेमाल कैसे करूंगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। मैजिक को इस्तेमाल करने का एक सिंपल सा रूल है कि तुम्हें इमेजिन करनी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रियो का वाटर जेट पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफी दूर तक भी जा रहा होता है, यहाँ तक कि उसने गर्म पानी भी निकालना सीख लिया है, जिसे देखकर उसकी दिल खुश हो जाती है। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं वो आसमान में भी आइस को क्रिएट कर सकता है लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है। ये आइस मैजिक तो काफी अच्छा है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक आइस अटैक बनाऊं
जिसके बाद एक आइस क्रिस्टल फॉर्म करते हुए सामने की तरफ फेंकने का ट्राई करता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता और पास में ही गिर जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई गलती की है, इसे पानी की तरफ फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है और उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इन्हें फाइट में इस्तेमाल किया तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन वो इस चीज से हार मानने वाला नहीं है और वो अपनी मैजिक की काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं वो अपने सारे के सारे मैजिक को मास्टर कर लेता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि उसका सारा का सारा माना खत्म हो चुका है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो काफी जल्दी से इस आइस क्रिस्टल को फॉर्म करना सीख जाता है, लेकिन अभी भी इसमें काफी कमियां हैं। तो लो भाई, ये बंदा एक जुगाड़ लगाकर हंटिंग के लिए अपने बैरियर से काफी दूर आ जाता है। थोड़ी ही आगे आने के बाद उसे नदी के पास एक क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसे वो पत्थर के साथ रगड़कर आराम से आग जला सकता है। इससे रियो का एक काम तो आसान हो चुका है, अब उसे सूरज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब रियो हर्ब्स इकट्ठे करने के लिए जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है उसके सामने एक काफी खतरनाक बोर्ड है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आ रहा होता है। ये देखकर रियो की फटनी शुरू हो जाती है। अब उसे वो वक्त याद आता है कि कैसे उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ये जंगली बोर्ड उसके ऊपर अटैक करता है, रियो सामने से हट जाता है और वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी रियो आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे फ्लोर को जमा देता है और ये जंगली बोर्ड उसके ऊपर फिसल रहा होता है। उसके सामने काफी सारे आइस के कांटे होते हैं जिसमें लगकर वो मर जाता है। ये सारा काम निपटाने के बाद रियो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जंगली बोर्ड काफी कमजोर होते हैं और एक कमजोर से लड़ने में ही मेरा हाइट टाइट हो गई, तो इस वर्ल्ड की खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। और वो फिर से उसी मैजिक बुक को पढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पे उसे ड्रैगन्स के बारे में पता लगता है और वो ये पढ़ता है कि ये ड्रैगन्स काफी खतरनाक होते हैं और एक ड्रैगन पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म कर सकता है, तो इसीलिए वो जब भी तुम्हारे सामने आए तो दुम दबाकर भाग जाओ। लेकिन वो जैसे ही पेज को पलटता है तो यहाँ पर और एक एंजल के बारे में लिखा हुआ होता है जिसका नाम है अकुमा और ये एक फॉलिंग एंजल है और ये सच में काफी खतरनाक होते हैं। इस एंजल की ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता है, लेकिन एक चीज काफी साफ लिखी है, जिस भी दिन ये तुम्हारे सामने आया वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रियो टार्जन बनकर जंगल में आ गया था, लेकिन तभी अचानक एक काफी बड़ा हॉक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो शील्ड बनाकर इधर उधर भाग रहा होता है। ये हॉक रियो को मारने के लिए एयर स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास एक और काफी खतरनाक अटैक है जो वो अपनी चोंच से करता है। रियो भी ये समझ जाता है उसके पास भागने का कोई भी चांस नहीं है, तो वो भी इससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और इसके ऊपर काफी सारे आइस से अटैक करता है, पर ये उससे बचता हुआ रियो के काफी नजदीक आ जाता है। तो रियो भी अपने ऊपर एक आइस का पिरामिड बना लेता है और जैसे ही हॉक उससे टकराता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन हॉक अब भी हार नहीं मानता और लड़ने की हालत में होते हैं। रियो भी इस बात को नोटिस करता है, उसके इस अटैक से इस हॉक को काफी चोट आई है और वो हॉक डर के मारे यहाँ से चला जाता है और रियो चैन की सांस लेता है। अरे यार, बाल बाल बचा, वरना आज तो मैं मारा जाता। इस बंदे के पीसफुल लाइफ की अब धीरे धीरे धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती है, जिसके चक्कर में ये अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है और अभी इसके सामने सर कटा आ जाता है, जिसको देखकर इसकी फट जाती है। इस बंदे के लाइफ में ऐसे ही मुश्किलें आती रहती है। अब वो काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अपनी एबिलिटी को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है, यहाँ तक कि वो पानी में जाने के बाद एक जाइंट ऑक्टोपस को भी आराम से हरा देता है। इस बंदे के वाटर जेट की पावर भी पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जो कि एक पत्थर को भी बीच में से काट सकती है। अगले ही सीन में रियो सरकटे से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो ये सोचता है कि एंजल ने जो बुक दी थी उसके अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, तो क्या ये एक मॉन्स्टर है या फिर कुछ और है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये नाइट रियो को काफी आराम से हरा रहा होता है और उसकी आइस शील्ड को भी बड़े ही आराम से तोड़ देता है। हारने के बाद रियो नीचे गिर जाता है और वो ये सोचता है, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं इससे कभी भी जीत पाऊंगा। ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। रियो हर रात इस जगह पर इसीलिए आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये नाइट उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि आज तक ये नाइट ने रियो को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उसे जान से मारा है। अभी सरकट अपनी स्वॉर्ड को रियो को सौंप देता है। रियो भी ये समझ जाता है कि शायद ये नाइट चाहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को मास्टर करूं। जिसके बाद सरकट यहाँ से चला जाता है। फिर हम दोबारा से उसी हॉक को देखते हैं जो कि पहले के मुकाबले काफी इवॉल्व हो चुका है। जब वो रियो के ऊपर अटैक करता है तो वो इसे रोकने के लिए 5 लेयर का शील्ड बना लेता है और इस अटैक को बड़े ही आराम से काउंटर कर लेता है, पर ऐसा बस रियो को ही लगता है क्योंकि ये अटैक इतने भी कमजोर नहीं था। इससे रियो की सारी
सारी की सारी सील टूट जाती है। अब वो इस अटैक को रोकने के लिए 10 लेयर की सील का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी चकनाचूर हो जाती है। रियो इसको डिफीट करने की काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये हॉक उसके सारे के सारे अटैक से बड़े ही आराम से बच जाता है और अब ये काफी जोर से आवाज निकलता है जिससे रियो की पैंट गीली हो जाती है। अब ये हॉक रियो के ऊपर लाइटनिंग का भी अटैक करता है, पर रियो इससे बच जाता है। लेकिन ये फाइट देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रही होती है और ये हॉक रियो के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। अभी जैसे ही रियो को मारने के लिए उसके सामने आ जाती है तो रियो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके काम तमाम कर देता है और ये हॉक मर जाता है। लेकिन रियो को इस बात का काफी पछतावा हो रहा था कि उसने इस हॉक को जान से मार दिया, जिसके लिए वो इससे माफी भी मांगता है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हॉक के बॉडी से निकाल कर यहाँ से चला जाता है, पर तभी अचानक उसके सामने एक रेड कलर का ड्रैगन आ जाता है। पर रियो ने ऐसा पढ़ा था कि जब भी ड्रैगन उसके सामने आए तो उसे दुम दबाकर भाग जाना चाहिए, पर ये ड्रैगन अपने टेलीपैथी का इस्तेमाल करके रियो से बात कर रहा होता है और वो भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये ड्रैगन उससे बात कर सकता है। मैंने काफी टाइम से टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम किसी ऐसे हॉक से मिले हो जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है? रियो उससे काफी डरते हुए ये कहता है, अरे हाँ, मुझसे मिला तो था, लेकिन मैंने उसे जान से मार दिया। क्या सच में तुमने उसे जान से मार दिया? तुम तो एक काफी कमाल के लड़के हो और तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन क्या है? तब रियो उससे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है और ये ड्रैगन कहता है, ये तो फेरी किंग का स्वॉर्ड है। अगर ये स्वॉर्ड उसने तुम्हें दिया, इसका मतलब एकदम साफ है कि वो तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट करता है। फिर ये दोनों गप्पे मारने लग जाते हैं और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है और इन दोनों को टाइम का पता भी नहीं लगता। रियो ड्रैगन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम है लेविन, और ये बोलने के बाद वो ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। अभी जो मेरे साथ हुआ ये काफी अजीब था और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। और इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। इस तरफ एंजल रियो के स्टैट्स को चेक कर रहा होता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ये बात मैं नोटिस की ही नहीं, इस बच्चे के पास एक रियल ट्रेट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये आज से पहले बस एक ही बार हुआ है, वो भी 10,000 साल पहले, जब मैंने एक लड़की को इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट किया था। यहाँ पर एंजल जिस हिडन ट्रेट की बात कर रहे हैं उसका नाम है इटर्नल यूथ, यानी कि ये इंसान कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है। अगली सुबह जब रियो को सी फूड खाने का मन करता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने एक नाव टूटी हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो मर चुके हैं। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि साइड में एक लाल बालों वाला बंदा खांस खांस कर होश में आ जाता है। अब ये बंदा इस बात को याद करता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। वो ये सोचता है कि जब वो सारे अपने शिप में थे तो उनके ऊपर एक काफी जायंट ऑक्टोपस ने अटैक किया था, जिससे उनकी सारी की सारी शिप टूट गई थी और ये सारे पानी के अंदर बह गए। जैसे ही इस बंदे का आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। बाहर आकर ये देखता है कि वो यहाँ पर कैसे आया, पर तभी उसके सामने रियो आ जाता है। चलो तुम उठ गए, ये तो काफी अच्छी बात है। ये बंदा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये बच्चा अचानक से यहाँ पर कैसे आया, जबकि मैं इसे सेंस भी नहीं किया। पर ये रियो को इन सारी बातों के बारे में नहीं बताता और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है एबल। रियो उससे कहता है, मेरा नाम है रियो और मुझे माफ करना कि तुम अकेले बचे हो और मैं बाकी सभी को बचा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो सारे स्मगलर्स थे। अब अंदर आने के बाद ये दोनों खाना खा रहा होता है क्योंकि एबल को काफी भूख लगी थी। वो देखता है कि रियो के पास बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं। रियो उसे ये कहता है कि मेरे पास ना तो सुई है ना ही धागा, तो मैं अपने लिए कैसे कपड़े बनाऊं? एक काम कर, दुकान से जाके ले आ। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, एकदम अकेला। एबल ये बात सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। रियो कहता है, वैसे मैं एक वाटर मेज हूँ, और वो इसे अपने ताकत का एक नमूना दिखाता है। क्या तुम सच में मैजिक का यूज कर सकते हो? यहाँ तक कि सेंट्रल प्रोविंस में भी आधे से कम लोग मैजिक का यूज करना जानते हैं और मुझे भी इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। एबल उसे ये कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे वहीं पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर हम पहली बार मिले थे? जाते हुए ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एबल उससे ये कहता है, क्या तुम मैजिक करने के लिए डंडे का इस्तेमाल नहीं करते? अरे यार, मेरे पास डंडा ही नहीं है। मुझे लगता है मैंने फिर से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अब एबल उससे ये कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, अगर हमारे सामने कोई भी मॉन्स्टर आ जाता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर तुम बार बार मेरी हेल्प करोगे तो मेरी रेपुटेशन खराब
खराब हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर वापिस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाकी के लोग गायब हो जाते हैं। एबेल ये कहता है तुमने मुझे काफी सही टाइम पर बचा लिया। हाँ, तुम काफी लकी हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। एबेल यहाँ पर कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे वो चीज मिलती ही नहीं और वो ये कहता है कि मुझे वो चीज नहीं मिली। रियो उससे कहता है तो अब तुम क्या करोगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा से लूनिया टाउन चला जाऊँ और अपनी दोस्तों को ज्वाइन करूँ। मैं इस बारे में नहीं जानता कि वो टाउन कहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें नॉर्थ में जाना चाहिए। अब एबेल उससे ये पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक जॉब जैसी हो सकती है, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता और तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। क्यों, है ना दोस्त? ये बात सुनने के बाद रियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा सा सोचने के बाद वो ये कहता है क्या हम दोनों दोस्त बन चुके हैं? अरे हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम के टाइम में रियो इन सारी चीजों को गौर से देख रहा होता है और वो ये याद करता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड पे आया और वो कैसे यहाँ पर रहा। जब वो घर में आ जाता है, एबेल से ये कहता है मैं किसी को गुड बाय करने के लिए जा रहा हूँ जो मुझे इसी टाइम मिलता है, यानी रात में। मुझे तो ऐसा लगा था इसका यहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं है, लेकिन चलो मैं इस बारे में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। अब रियो उस नाइट के पास आ जाता है और उससे शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाया और मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और आज ये हमारी लास्ट बैटल होने वाली है, तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रियो हार जाता है और जब ये नाइट यहाँ से जा रहा होता है तो रियो उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो भी मेरे लिए किया। जाने से पहले ये नाइट रियो को गिफ्ट के तौर पर एक कोट देता है और यहाँ से चला जाता है। रियो कहता है मैं इस कोट को काफी प्राउडली पहनूंगा और अब ये दोनों भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और रियो ने भी इस कोट को पहन लिया है और वो आखिरी बार अपने घर को देख रहा होता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है। पर ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके सामने काफी खतरनाक जंगली बोर आ जाता है और एबेल अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करके इस बोर को एक ही झटके में मार देता है। ओ अच्छा, ये एक कॉम्बैट स्किल है, लेकिन ये होती क्या है? ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिसे स्वॉर्ड्समैन और बाकी के लोग इस्तेमाल करता है फाइट करने के लिए। लेकिन तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। जिसके बाद ये अपनी जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू करता है, लेकिन इनके सामने लेजर्ड मॉन्स्टर आ जाता है। एबेल मना करता है हमें इनसे फाइट नहीं करनी, ये काफी खतरनाक होते हैं और हम दोनों मारे जा सकते हैं। पर रियो एक वाटर मेज है तो वो ये समझ जाता है कि काफी सारे लेजर्ड पानी के रास्ते उनके तरफ तेजी से आ रहा है। ये सुनने के बाद एबेल भी चौकन्ना हो जाता है। वो लेजर्ड मॉन्स्टर काफी सारे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। अगले ही पल हम ये देखते हैं कि रियो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से हरा देता है। एबेल ये देखकर काफी चौंक जाता है। तुमने अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही किसी स्पेल को बोला, तो तुमने ये किया कैसे? मेरे ख्याल से वाटर मैजिक थोड़ा अलग होता होगा और इसीलिए मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो। पर आगे जाने से पहले रियो एबेल को पानी ऑफर करता है ताकि ये दोनों हाइड्रेट रह सके। अब ये दोनों जाते हुए बातें कर रहे होते हैं और एबेल उसे एक कॉइन दिखाता है। वो इस कॉइन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। मैंने आज से पहले कभी भी करेंसी नहीं देखी। जाते हुए एबेल उसे अलग अलग एम्पायर्स के नाम बता रहा होता है और वो ये कहता है एक डेबुआ एम्पायर भी है। ये कैसा नाम है, डेबुआ? अब खुले मैदान में आने के बाद इन दोनों के ऊपर पत्थर से अटैक हो जाता है, पर ये दोनों काफी तेज होते हैं और इन अटैक्स को रोक लेता है। पर तभी इनके आसपास काफी सारे पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। एबेल ये कहता है मुझे ऐसा लगता है हम गलती से रॉक गोलम की नेस्ट में आ चुके हैं। रियो कहता है क्या सामने ये भी एक रॉक गोलम है? एबेल इन सभी को रोकने के लिए अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक गोलम के अंदर छेद कर देता है। रियो उससे ये कहता है मेरे पास एक अटैक है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ? अगले ही पल वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके 10 लेयर की आइस वॉल इस गोलम के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो इसके नीचे दब जाता है। एबेल भी ये देखकर काफी चौंक जाता है कि ये तुमने कैसे किया और ये क्या था? जिसके बाद ये सारे रॉक गोलम को हरा देता है। तभी एबेल इस रॉक गोलम की मैजिक स्टोन को नोटिस करता है जो कि काफी बड़ा और कलरफुल है। मुझे ऐसा लगता है इसने आज से पहले काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। इस मैजिक स्टोन को निकालने के बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो ये देखता है कि उनके सामने काफी बड़ा हिप्पो है जो कि बेहमौत है। तभी यहाँ पर वाइवर्न्स का एक काफी बड़ा झुंड आ जाता है जो कि इस बेहमौत के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एबेल ये कहता है इस फाइट का कंक्लूजन एकदम साफ है कि ये बेहमौत मरने वाला है, लेकिन रियो मना करता है
मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ये हिप्पो काफी गुस्से में आकर इन सारे वाइवर्न्स को मारना शुरू कर देता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे सारे के सारे वाइवर्न्स नीचे गिर जाते हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यही जीतने वाला है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर कैंप फायर कर रहा होता है। एबल रियो को डंजन के बारे में बता रहा होता है और वो ये कहता है कि सच में इस वर्ल्ड में डंजन भी एग्जिस्ट करता है और मैं भी डंजन में एक बार जरूर जाना चाहता हूँ। वैसे हम जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पे भी एक डंजन है, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझसे काफी कुछ छुपाया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम एल्फ और ड्वार्फ के बारे में जानते ही हो। लेकिन रियो इनके बारे में भी कुछ नहीं जानता। एबल उससे सारा कुछ समझाता है कि ड्वार्फ्स कैसे होते हैं और एल्फ क्या है, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जाते हुए रियो कहता है इन माउंटेन्स को पार करने के बाद हम ह्यूमन टेरिटोरी में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? रियो उन सारी बातों को याद करता है जो कि ड्रैगन ने उसे की थी और ड्रैगन ने ही ये सब कुछ उसे बताया था। लेकिन रियो इस बारे में एबल को कुछ नहीं कहता और जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी उनके सामने अचानक एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर इन दोनों की फट जाती है। एबल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ये एक काफी खतरनाक